बात करने वाले हैं प्रिया द्विवेदी के साथ. शी इज़ भोपाल सिटी रैंक 1. I think first is take your time and watch all the orientation videos that Legal Edge is always provided. और सारे mentors obviously काफ़ी modest होते हैं, लाइक नहीं तुम्हारा ही सब कुछ है, बट ऑफ कोर्स उनके बहुत सारे efforts होते हैं. कि कोई भी एक अच्छी रैंक के पीछे इट्स नॉट जस्ट द studying and solving the questions that goes behind. इतनी जो आप मेहनत कर रहे हो वन, उससे आपकी वर्क एथिक डेवलप हो जाती है कि पूरे दिन इतना आप पढ़ रहे हो तो 6-7 घंटे, आज जितने भी घंटे आप पढ़ रहे हो उसका हैबिट आपको एक लग जाएगा. वन थिंग, कंटिन्यूटी रहनी चाहिए. मतलब एक भी दिन ऐसा छोड़ना मत कि आप ये वाली एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, ये वाली एक्सरसाइज करनी है और रोज़ करनी है, एंड यू विल सी द ग्रेजुअल इंक्रीज. बट अगेन कंसोर्शियम बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, तो अपनी साइकी स्पेशली जीके में लाइक डोंट, ऐसा मत करिए कि आप मतलब पूरे नहीं पढ़ेंगे, हमारा चल जाएगा. How was your overall experience at Legal Edge? I found that environment here कि आप ऐसे बात करते हो लोगों से. हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं इस सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में, जहां पे कि हम बात करने वाले हैं प्रिया द्विवेदी के साथ. शी इज़ भोपाल सिटी रैंक 1 एंड एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 124 इन क्लैट 2025. विल गेट टू नो अ लिटिल मोर फ्रॉम प्रियाज जर्नी. स्ट्रगल्स क्या थे, किस तरीके से उन्होंने मैनेज किया अपने इस पूरे प्रेपरेशन जर्नी को, एंड उनसे क्या सीख सकते हैं फ्रॉम हर जर्नी. सो आइए मिलते हैं प्रिया द्विवेदी के साथ. हाय प्रिया, हाउ आर यू? हाय सर, आई एम गुड. गुड. सो प्रिया, स्टार्ट करते हैं, एंड आई थिंक आई विल गेट राइट टू द पॉइंट वेयर आई वुड वांट आवर व्यूअर्स टू नो कि दिस वाज योर सेकंड अटेम्प्ट. यस, करेक्ट. द फर्स्ट अटेम्प्ट वाज व्हेन यू वर गिविंग इट विथ योर 12th एग्जामिनेशन, एंड 12th बोर्ड्स दिया, कंप्लीट किया, नहीं निकला क्लैट, अराउंड 4000 रैंक आई. उसके बाद फिर हुआ कि नहीं, अब एक थोड़ा और मोटिवेशन के साथ, थोड़े गुस्से के साथ यू वर लाइक कि नहीं, अब दोबारा करना है. सो यू टुक अ ड्रॉप एंड केम अगेन इन April, I think April 24. Right. So April 24 में you came back and you started your preparation, and December में you got an all India rank of 124. So like what was the journey all about when you started, when you were in 12th, and what were the struggles that you faced? So when I started in 12th, I had no idea. Like ये पूरा realm ही मेरे लिए नया था. I had no background of law. Like पापा, मम्मी, everybody is PCM. So like I'm the first one who took commerce in my family. So I had no idea. और like even apart from that, Legal Edge में भी about studying मेरे पास direction नहीं थी. Like I knew कि ये वाले resources हैं, यहाँ से पढ़ना है, but एक वो होता है ना कि efficiency होनी चाहिए, इतना पढ़ना है, इतना time allot करना है. I had no idea. और उसको analyze करने का भी I did not have enough time, क्योंकि full time school, boards, accounts का coaching, came back. So I had no idea. तो उसके बाद 12th में like of course I got like 4000 का rank. So I was like agitated क्योंकि लीगल एज में भी मॉक्स में मैं बेटर करती थी जितना मैंने 2024 में मतलब क्लैट में किया था, एंड दैट वाज मेनली ड्यू टू माय मेंटल हेल्थ, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा था, इतनी सारी चीज़ें वहाँ पे चल रही थी. तो आई टॉक टू सुकन्या मैम बाद में कि शुड आई टेक अ ड्रॉप और समथिंग, और माय पेरेंट्स वर ऑल्सो सपोर्टिव अबाउट इट. तो फिर वही मैं गुस्से में आई केम बैक इन अप्रैल, आई अनवाइंड रिवाइंड सब करके फिर मैं पूरा अपना दिमाग खाली करके यहाँ पे अप्रैल में आई थी दोबारा पढ़ने. राइट. So how did you like what was that reassessment all about once CLAT 24 tanked for you? What was that reassessment that you did about yourself, which helped you, motivated you, और मतलब ऐसा क्या हुआ कि तुमको फिर क्लैरिटी मिली कि मुझे कैसे करना है? हाँ, तो आई टुक अ लॉट ऑफ टाइम इन रीअसेसमेंट. लाइक मैंने एक पूरा 2-3 पेज ऐसे ही भरे थे कि मैंने ये नहीं किया. तो फर्स्ट आई डिड नॉट मेक अ गुड टाइम टेबल, बिल्कुल ही ख़राब टाइम टेबल. आई यूज़ टू डिसाइड ऑन अ विम कि क्या पढ़ना है. तो सबसे पहले टाइम टेबल वाली चीज़ थी. सेकंड, मैं अपनी मिस्टेक्स एनालाइज करती थी लेकिन पूछती नहीं थी कि इनको सुधारना कैसे है. और इवन मतलब मैं पूछ भी लेती थी तो ऐसा नहीं है कि मैं वो लिख रही हूँ जो सोल्यूशन मुझे दिया गया. आई यूज़ टू कीप इट इन माई माइंड. तो वो भी नहीं किया मैंने. और उसके बाद एक्टिवली जाके किसी भी मेंटोर से लाइक आई डिड नॉट टेक एडवाइस
कि अभी मेरे से ये नहीं बन रहा है, तो आई यूज टू डू सब कुछ अपने आप कि ये तो मैं कर लूँगी, तो मैं कर लूँगी. सो आई थिंक कम्युनिकेशन गैप था और टाइम टेबल की दिक्कत थी, मिस्टेक्स लिखी नहीं थी मैंने, और पर्टिकुलर सब्जेक्ट की रिसर्च नहीं करी थी कि इंग्लिश को लॉजिकल से अलग पढ़ना है, जीके को लीगल से अलग पढ़ना है, तो वो मैंने पूरा बैठ के लिखा. आई थिंक दैट हेल्प्ड मी. ओके, सो अगर अभी जो हमारे व्यूअर्स हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, एस्पिरेंट्स होंगे जो थोड़ा सा लॉस्ट फील कर रहे होंगे या जो स्टार्ट कर रहे होंगे, एंड दे वुड आल्सो बी इन द सेम पोजीशन एज यू वर. सो व्हाट पीस ऑफ एडवाइस वुड यू गिव टू देम कि ये 4-5 चीजें हैं जो आपको डेफिनेटली करनी चाहिए? तो I think first is take your time and watch all the orientation videos that Legal Edge is always provided. पूरे सारे like पाँचों सब्जेक्ट के पूरे आप लिख लो, नोट डाउन कर लो, और उसके बाद do not get into RSMs और assignments like तुरंत. एटलीस्ट 2 हफ्ता दो अपने आप को समझने में कि ये सब्जेक्ट में ऐसे पढ़ना है, ये सब्जेक्ट में ऐसे पढ़ना है. लीगल में पहले टर्म्स याद करनी है, इंग्लिश में पहले ग्रामर अच्छी करनी है ना. इंग्लिश में वन थिंग ऑल्सो रहती है कि आपको अपनी गलती समझ में नहीं आती है. समटाइम्स इट्स कॉम्प्रिहेंशन. कभी हर ग्रामर होती है, कभी रीडिंग स्पीड कम होती है, तो वो भी अपने आप समझो कि कहाँ पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है. और लॉजिकल में ऑफकोर्स पहले बेसिक्स निपटाओ, और मैथ पूरी जल्दी ख़त्म करो, जितने जल्दी आप ख़त्म कर सको उसके कॉन्सेप्ट्स. सो सारे इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स को टाइम दो सबसे पहले. देन एक वो काफ़ी रफ सा टाइम टेबल बनाओ. MS वर्ड में टेम्पलेट मिल जाता है, यू जस्ट सर्च इट अप की वीकली टाइम टेबल, उससे टाइम टेबल बनाओ और अपने जो भी मेंटर तुमको मिल रहा है उनको दिखाओ, एंड दे विल ऐड एंड सबट्रैक्ट चीज़ें. On a scale of 1 to 10, what would you rate कि आपके पर्सनल एफर्ट्स कितने ज्यादा लगते हैं वर्सेस द एफर्ट्स ऑफ योर टीचर्स, द मेंटर्स, द कोचिंग, उनके कितने एफर्ट्स लगते हैं? राइट. तो मोस्टली सब कुछ पर्सनल होता है. ऑफकोर्स आपको साथ में लेके चलना पड़ता है, और सारे मेंटर्स ऑब्वियसली काफ़ी मॉडेस्ट होते हैं, तो नहीं तुम्हारा ही सब कुछ है. बट ऑफकोर्स उनके बहुत सारे एफर्ट्स होते हैं, बट ये आपको खुद पर्सनली जाके ज़्यादा है. आई थिंक पर्सनल एफर्ट्स ज़्यादा हैं, और उसके साथ में मेंटोर दे हेल्प इट. सो ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, 7:3 का रेशियो है. आई थिंक पर्सनल और मेंटर्स का. ठीक है, but actively going out and reaching out to mentors is something which is you have to do that. वो आप पे डिपेंड करेगा. मेंटर्स आके आपसे थोड़ी ना पूछ सकते हैं, उनको कितना ही पता होगा, वो जनरल एडवाइस सब देंगे अपनी, बट यू हैव टू एक्टिवली से कि मुझे ये गलती हो रही है, और प्रिसाइज आपको बताना पड़ेगा कि मेरे से ये नहीं बन रहा है, मैंने पिछली बार ये देखा था एंड आई थिंक इसका ये लॉजिक है. तो वो समझाएंगे कि अच्छा आपकी ये गलती है, तो वो फिर आपको लॉजिक समझाएंगे. अगर आप नहीं बोलोगे जाके कि मैं ये सोच रहा हूँ, तो वो तो जनरल एडवाइस ही देंगे कि बेटा ऐसे कर लो. तो आपको ये खुद से इनिशिएटिव लेके जाना पड़ेगा. आप लिखो अपनी मॉक में लिखो, या जैसे मॉक एनालिसिस कॉपी है, लीगल एज प्रोवाइड करता है, वो हर एक मॉक को एनालाइज करने के बाद आपको उसमें लिखना पड़ता है अपने नंबर और रीजंस. तो वो आप लेके जाते हो, तो आपको खुद से दिखाना पड़ेगा, लेकिन ये सामने से नहीं आएगा समझ में, अपना एफर्ट लेना पड़ेगा. ठीक है, फेयर इनफ. सो you mentioned something about the MAC copy, which is the mock analysis copy, जो Legal Edge अपने हर स्टूडेंट को प्रोवाइड करता है. तो थोड़ा सा उस पे बात करते हैं कि what was the role of MAC copy in your journey? Way too big. सबसे ज़्यादा, सबसे, बिकॉज आई डिड नॉट, अगेन 12th में जब मैं पिछले बार कर रही थी, उसका यूज़ मैंने बहुत ही इनएफिशिएंटली किया था. मैं बस अपने नंबर लिख लेती थी, और अगर मेंटोर को दिखाना भी होता था तो मैं वही नंबर लेके जाके दिखा देती थी कि पिछले बार इतना है. बट यू आर नॉट सपोज टू जस्ट अपने नंबर लिख दो और मेंटोर के पास जाके दिखा दो. आप खुद अपना टाइम लो, एनालाइज करो, अपनी गलती लिखो पूरी, और ऐसे भी नहीं कि ये क्वेश्चन गलत है, वाई वॉज इट रॉन्ग, उस टाइम आप क्या सोच रहे थे. और इट्स बेटर कि अपना मॉक एनालिसिस आप उसी दिन कर लो, संडे को मॉक है और संडे को लिख लो, क्योंकि यू रिमेंबर आपका उस टाइम मेंटल स्टेट क्या था, या आपने क्या सोचा, नींद कम थी, वो भी लिखो उसमें, नींद कम थी, तो अगली बार यू सी इट एंड यू डोंट डू इट, है ना. ज़्यादा खाना खा लिया था, डोंट डू इट, है ना, तो वो याद रहेगा. तो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत So I think small little things that goes on the day of the mock examination, I think those are things that should be mentioned, should be remembered. should be mentioned, should be. और बार बार देखो, हर एक मॉक से पहले अपनी मॉक, आई यूज टू डू इट लाइक अ रिचुअल, कि मॉक से पहले, घर से निकलने से पहले आई यूज टू सी, पलटाओ पीछे कि क्या नहीं किया. आई यूज टू डू इट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. So here, just one thing that I would sum up for all our viewers is कि कोई भी एक अच्छी रैंक के पीछे इट्स नॉट जस्ट द studying and solving the questions that goes behind,
there are a lot of things. It's a accumulation of lot of things, right from the timetable to making a ritual कि मुझे अपने मॉक्स को बहुत प्रॉपरली एनालाइज करना है. मुझे ये भी लिखना है कि यार was I properly rested, I was well rested or not, was I well fed or not on the day of the examination. मतलब एक एक छोटी छोटी चीज़ें जो है वो मैटर करती हैं, क्योंकि वो आपकी एफिशिएंसी को बताता है कि वो 2 घंटे में फाइनली आपकी एफिशिएंसी क्या होती है. I think one area where a lot of aspirants struggle is managing the timetable and setting up the timetable. So I think, and considering you have two experiences, one, a timetable when you were in 12th and managing your boards and other coachings along with your legal like CLAT preparation. Right. And second, of course, once you took a drop and उस समय कैसा था. So what was the difference between these two schedules? डिफरेंस वाज कि टाइम अलॉटमेंट, क्योंकि 12th में आई डिड नॉट अलॉट इनफ टाइम टू सब्जेक्ट्स बहुत सारे, और ड्रॉप लेने के बाद एक्चुअली आई अंडरस्टूड कि ऐसे टाइम टेबल बनाते हैं. आई यूज्ड टू मेक द रॉन्ग टाइम टेबल 12th में. एक तो यू आर नॉट सपोज टू लाइक आई विल गिव अ फॉर्मेट्स, यू आर नॉट सपोज टू पुट मतलब ये करना है, कैटेगराइज करो, मतलब यहाँ पे एक सब्जेक्ट्स का होना चाहिए और यहाँ पे आपके दिन का होना चाहिए, और हर दिन के जो सब्जेक्ट हैं उसमें एक एक टास्क पुट करो सबसे पहले. Okay. है ना. और डू नॉट राइट द टाइम कि 11 बजे ये 12 बजे ये नहीं, बस अभी टास्क लिख रहे हैं अपन कि लीगल में कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, जीके में मार्च का पढ़ना है, और जो भी है एटसेट्रा एटसेट्रा ये सब करना है. और फिर उसके बाद ये डे 1 है, अभी सिर्फ डे 1 बना रहे हैं. आप ये देखो कि ये जो 5 टास्क थे 5 सब्जेक्ट के, इसमें कितना टाइम लगा, और फिर उसके बाद हर 2 वीक की आपको थीम लेनी है. हर दिन में सारे सब्जेक्ट नहीं करे जाते हैं, यू डोंट डू इट, वो बहुत ज़्यादा लग जाता है. तो आप हर 2 वीक की थीम बनाओ कि इस 2 वीक आई मेजर मैं टाइम अलॉट करूँगा इन 2 सब्जेक्ट को, और उस हिसाब से अपना जो डेली का टाइम टेबल है उनको रखो. हर दिन हर सब्जेक्ट नहीं करना है. एक सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम, मतलब 2 सब्जेक्ट को एटलीस्ट ज़्यादा टाइम दोगे आप, और बाकी के सब्जेक्ट को थोड़ा. वो आप तभी एनालाइज कर पाओगे कि एक दिन ऐसा रखना जैसे सारे कर रहे हो और उसमें टाइम कितना लग रहा है, और इस हिसाब से अलॉट करना. और टाइम नहीं लिखना है, टास्क लिखना है और प्रायोरिटी लिखनी है उनके आगे. So mostly it is not the timetable, it is more like a task table. Yes. That you have to finish off Right. these tasks Right. कि जो Exactly. मैंने सोचा है कि मेरे को इतना Exactly. complete करना है. Yeah. ठीक है. So Priya, one again a very important question that comes to my mind is overwhelming हो जाता है बहुत preparation. A lot of studying, a lot of reading. Yeah. और एक सेंटिमेंट क्वेश्चन पेपर को देख के ये भी आता है कि यार ये तो बहुत ही इजी पेपर आ गया. हाँ सर. एंड इतना शायद पढ़ने की जरूरत नहीं थी, क्यों ही इतनी मेहनत क्यों की. कर लिया? व्हाट इज योर टेक ऑन इट कि क्यों इतनी मेहनत इम्पोर्टेंट है? हाँ, तो आई इवन हैव एन एग्जाम्पल फॉर दिस. अभी आप लोग समझ रहे हैं, अभी जो आएंगे बच्चे, आपकी साइकी ऐसी बन जाएगी कि अभी जैसे 2 पेपर आए लास्ट में, तो मुझे उतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है. बट अगेन कंसोर्शियम बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, तो अपनी साइकी स्पेशली जीके में लाइक डोंट ऐसा मत करिए कि आप मतलब पूरे नहीं पढ़ेंगे, हमारा चल जाएगा. आप उतनी मेहनत करिए, बिकॉज ये जो अभी आप इतना ज़्यादा घिस रहे हो, इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, इट विल हेल्प यू. अभी जो जाके आप देखोगे कि कुछ लोगों का सिलेक्शन हो जाता है ऐसे, उन्हें बहुत मेहनत नहीं करी होगी या समथिंग लाइक दैट, उनको बहुत मुश्किल आएगी आगे जाके लॉ कॉलेज में जाके. दिल बी इन शैम्बल्स कि इतना, क्योंकि इतनी जो आप मेहनत कर रहे हो, वन उससे आपकी वर्क एथिक डेवलप हो जाती है कि पूरे दिन इतना आप पढ़ रहे हो, तो 6-7 घंटे 8 जितने भी घंटे आप पढ़ रहे हो, उसका हैबिट आपको एक लग जाएगा, वन थिंग. और ये जो नॉलेज आपको अभी प्रोवाइड हो रहा है जीके से, लीगल से, ये सब, वो आपको सिर्फ क्लैट के लिए नहीं, आगे जो भी आप एग्ज़ाम दो, क्योंकि लॉजिकल से आपकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स बढ़ रही हैं, वो बहुत, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के अलावा भी, लाइफ के पर्सपेक्टिव में इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो दीज स्किल्स विल हेल्प. तो आप ये मत समझिए कि मतलब मैंने 2 साल पढ़ा, मैंने 1 साल पढ़ा, मेरी जो स्किल्स हैं पूरी की पूरी वो जा रही हैं ऐसी, बह रही हैं, क्योंकि क्लैट में तो कुछ काम नहीं आया. मतलब दिस विल हेल्प यू अ लॉट. तो मेहनत करने से प्लीज़ मत डरिए. तो कॉलेज में बहुत काम आएगा, प्लीज़. फेयर पॉइंट है. मतलब अगेन वन सिल्वर लाइनिंग आउट ऑफ दिस एंटायर थिंग वाज कि आपकी वर्क एथिक डेवलप बहुत होती है, ज़्यादा, बहुत. कि आपको एक हैबिट बन जाती है कि अच्छा Right. मुझे मेहनत करनी है. एंड द सेम थिंग इज व्हाट यू नो कैरी फॉरवर्ड एंड यू टेक Right. अलोंग विद योरसेल्फ टू द लॉ स्कूल. अनवाइंड कैसे करते थे पूरे इन सारे इतने सारे टास्क्स, इतने सारे मॉक्स, इतने टेस्ट्स एंड एवरीथिंग के बीच में? हाउ वुड यू अनवाइंड? So like
इन माई अर्लियर प्रिपरेशन शुरुआत की लाइक अप्रैल से थोड़ा, तो आई हैड मोर टाइम है ना, क्योंकि ड्रॉप ले लिया था, थोड़ा ज़्यादा टाइम था. तो मेरी फेवरेट हॉबी इज़ डांस एंड कैरियोके, तो वो मैं थोड़ा थोड़ा सा टाइम लेके कर लेती थी. बट उसके बाद अगेन बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता था. डांस अब आप करने लगते हो तो आप करने ही लगते हो, लाइक आई डू इट अ लॉट. तो फिर उसके बाद आई डिड नॉट टेक हेल्प ऑफ डांस. मैं गाने वाने भी सुन लेती थी. मतलब बेसिकली पॉइंट है इज़ कि मेरा कोपिंग मैकेनिज्म्स आर हॉबीज़ एंड एक्टिविटीज़. आपका कोपिंग मैकेनिज्म कैन बी टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल, कैन बी गोइंग आउट इन अ पार्क, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड. पहले डिस्कवर करो अपने आप को कि आपका कोपिंग मैकेनिज्म है क्या, और उसको थोड़ा टाइम अलॉट करो. और डू नॉट इग्नोर योर इमोशंस. लाइक आई यूज टू डू इट. मतलब मैं रोबोट की तरह, मतलब मेरे को लगता था कि एक दिन बुरा लगता था तो आई यूज टू थिंक कि थोड़ा और पढ़ लेते हैं, क्या है, बुरा लगेगा तो मैं भूल जाऊंगी. बट डोंट डू इट, दैट विल कॉस्ट यू अ लॉट. इससे अच्छा लाइक मतलब इतना ज़्यादा खुद पे प्रेशर डालने से अच्छा है कि आप जस्ट आधा घंटा निकाल लो, 20 मिनट निकाल लो, बट एटलीस्ट आप अनवाइंड तो हो जाओगे. करेक्ट, फेयर पॉइंट. सो आई थिंक रोल ऑफ परस्यूइंग हॉबीज जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको थोड़ा सा हेल्प करेगी. बट ओके, वन क्वेश्चन दैट props up in the mind of a lot of aspirants is how to increase the reading speed. Considering you come from a commerce background जहाँ पे बहुत ज़्यादा read करने को नहीं होता है, how did you improve your reading speed? अगेन इंटरेस्ट्स. तो मेरे को रीडिंग में बहुत इंटरेस्ट होता था. मतलब मैंने बुक्स भी अभी उतनी नहीं पढ़ी है, बट आई यूज टू गूगल एनी थिंग एंड एवरी थिंग. मतलब मेरे लिए तो मेरे लिए क्यूरियोसिटी थी. तो आई यूज टू रीड अलॉट. लाइक वंस ऐसा मैंने स्ट्रिंग थ्योरी सुना था, लाइक फिजिक्स में होती है, लाइक स्ट्रिंग्स पार्टिकल्स इससे बनते हैं. Correct. तो आई रिसर्च एवरी थिंग. आई वेंट ऑन टू लाइक क्वांटम इंटेंगलमेंट और क्या क्या सुपर पोजिशन. तो मेरी तो यह थी कि आई यूज टू गूगल एवरी थिंग एंड आई यूज टू रीड एवरी थिंग दैट वॉज ऑन द इंटरनेट. बट दैट इज़ फॉर इंटरेस्ट. और अभी जो एस्पिरेंट्स हैं वो ये सब इतना टाइम पास फ्री होता नहीं है, कर नहीं सकते हैं. तो वॉट यू कैन डू इज़ स्टार्ट विथ समथिंग रियली ईजी. और रीडिंग स्पीड बढ़ाना एकदम से बढ़ानी नहीं होती है. पहले आप एक टाइमर लो, वर्ड्स पर मिनट है अपने नोट डाउन करो. फॉर एग्जाम्पल आपने ईजी सा न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस का लाइक आर्टिकल पढ़ा है ना, अपना टाइमर लगाओ, वर्ड्स पर मिनट नोट डाउन करो. और एकदम से बढ़ानी नहीं है कि स्पीड मतलब ऐसे बहुत तेज़ पढ़े जा रहे हैं. ग्रेजुअली आप इंक्रीज़ करो उसको, और इट विल टेक टाइम. लाइक 1 महीना तो आपको सोचना पड़ेगा कि नहीं इंक्रीज़ होएगा, बट आई थिंक ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो जाएगा. कोई इसका तोड़ नहीं है, बट यह है कि कंटिन्यूटी रहनी चाहिए. मतलब एक भी दिन ऐसा छोड़ना मत कि आप ये वाली एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, ये वाली एक्सरसाइज करनी है और रोज़ करनी है, एंड यू विल सी द ग्रेजुअल इंक्रीज. What was the role of consistency in your journey from 4,000 to 124? It's a very inspirational journey. Right. What was the role of consistency in this journey? Right. So my biggest mistake in 12th was कि मैं consistent बिल्कुल भी नहीं थी. I used to do things on a whim कि आज ये कर लिया, आज वो कर लिया. और मैंने डे 1 से फिक्स कर लिया था, जैसे मैं अप्रैल में आई थी, क्योंकि दैट वाज अ बिग मिस्टेक, राइट. तो कंसिस्टेंसी मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पेशली रीडिंग में और मैथ्स और रीडिंग में आपकी कंसिस्टेंसी छूट जाएगी तो आपको सीधा इफेक्ट विल सी इन मॉक्स. जीके में कंसिस्टेंसी यू हैव दिस टाइम टेबल कॉल्ड द रिवीजन का टाइम टेबल. दैट्स अ डिफरेंट थिंग कि यू रिवाइज एवरीथिंग ऑन द 2nd डे, ऑन द 7th डे एंड ऑन द 20th डे. आई डिडंट डू इट ऑल द टाइम. मैंने बहुत बाद में चालू किया था ये, बट आई होप अगर ये सस्टेन कर पाएँ जो लोग, वो शुरू से ही चालू कर लें. आई कुडंट डू इट शुरुआत में, बट यू शुड दैट्स एन एडवाइस, यू शुड. बट कंसिस्टेंसी रीडिंग और मैथ्स में डू नॉट लीव इट, वरना सीधे इफेक्ट दिखेगा मॉक में. तो जीके काफी बड़ा होता है, Right. बहुत वास्ट होता है, राइट. एंड स्ट्रगल भी सबसे ज्यादा वही होती है. Right. तो समथिंग दैट यू डिड विच वर्कड फॉर यू. मैंने अपने सोर्सेस को वाइजली चूज़ करना चालू कर दिया था. अगर मतलब पहले महीने में डिस्कवरी इज़ नाइस कि आप सब देख रहे हो, यहाँ पे ये टॉपिक है, इस वाली में ये दिया है, इस मैगजीन में ये दिया है, वो बंद हो जाना चाहिए. लेकिन उस महीने के बाद डिस्कवरी अपनी, क्योंकि अब आप टॉपिक्स अपनी सोर्सेस चेंज करोगे तो आपके प्रिपरेशन भी चेंज होती जाएगी. ऑल्सो कुछ टॉपिक्स छोड़ने होते हैं जो अपन को मिलते हैं. कुछ टॉपिक्स जो हैं छोड़ना एज इन 1 बार रीड करना, 2 बार रीड करना, याद नहीं करना वैसे वाले, बिकॉज दैट विल वेस्ट योर टाइम. और वो आपको कब समझ में आता है, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो. तो न्यूज़पेपर में कोई टॉपिक लाइक 5 बार आ रहा है, 6 बार आ रहा है, तो उसको लिखो अलग से. लाइक आई यूज्ड टू डू दिस. मतलब मैंने अप्रैल से किया था ये. मेरे को
इलेक्शन कमीशन रोज़ ही आ रहा है, रोज़ आ रहा है इलेक्शन कमीशन, तो उसको अलग से लिखो। और जो रोज़ नहीं आ रहा है, जो एक दिन का टॉपिक है कि ठीक है लिकर या जो भी एक दिन का टॉपिक है, सिर्फ एक दिन ही दिखाओ, तो डोंट गिव मतलब ज़्यादा उसको प्रेफरेंस। और ये जो टॉपिक चूज़ करने वाली थिंग है वो आप अपने मेंटोर से भी जाके डिस्कस कर सकते हो, वो बता देंगे आपको कि इसको ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है। तो एक तो प्रेफरेंस वाली चीज़ हो गई। सेकंड वाज अपने सोर्स चूज़ करो, टाइम लो अपना चूज़ करने का, बट आखिरी में जाके चेंज मत करना क्योंकि उससे प्रिपरेशन ख़राब होएगी। थर्ड इज़ रिवीजन का टाइम टेबल लाइक काफ़ी ज़्यादा टाइट बनाना है, और बैकलॉग जो है वो जितने जल्दी हो सके उतना जल्दी कंप्लीट करो, क्योंकि आपका जितना बैकलॉग खिंचता है उतना आपका रिवीजन का टाइम कम हो जाता है। तो When you took a drop, क्या उस समय भी बैकलॉग्स बन रहे थे? मतलब लाइक शुरुआत में आई वाज अ बिट चिल, तो मेरे तो बन रहे थे, बट इफ़ पीपल आर नॉट चिल और वो जल्दी ख़त्म कर लें अपने बैकलॉग्स तो वो हो जाएंगे। मतलब आइडियली नहीं होने चाहिए, बहुत टाइम तक नहीं होने चाहिए। जैसे मैंने अप्रैल किया तो वो फेब से लेके अप्रैल तक का होगा, थोड़ा 2-3 महीना मैक्स मैक्स मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो आप कब ज्वाइन कर रहे हो उस पर भी उस ज़्यादा पे भी डिपेंड करता है। फेयर पॉइंट। सो जीके हम पढ़ रहे हैं a Right. lot of, so we are referring to say maybe 1 or 2 resources and हम उसको पढ़ रहे हैं। हमने क्लैट पोस्ट पढ़ ली अपनी, एंड उससे हमने अपने नोट्स बना लिए, कुछ एडिशनल अपना लिखना था कर लिया। हाउ इम्पॉर्टेंट इज टू रेगुलरली टेस्ट योर सेल्फ एंड टेक टेस्ट्स ऑफ जीके? तो लीगल एज हैज़ जीके फिएस्टा एंड मंथली फिएस्टा एंड क्लैट पोस्ट फिएस्टा। करेक्ट। तो वहाँ से तो अपन लोग पैक्ड हैं, लाइक वो वाली चीज़ इज़ गुड। अगर वो आप रोज़ कर रहे हो तो मतलब जो भी टाइम टेबल के हिसाब से कर रहे हो तो दैट्स गुड। टेस्टिंग योर सेल्फ टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट ऑल्सो डिस्कशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप कह रहे हो कि लाइक टेस्ट, बट टेस्ट से ज़्यादा डिस्कशन इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कि आप जीके का कर रहे हो, इट विल बी लाइक वेरी हेल्पफुल अगर आपका कोई ग्रुप हो जीके का और आप इन्हीं टेस्ट से पहले वो टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हो अपने आप में, एंड देन यू गिव दीज टेस्ट्स, और फिर आप लाइक निकाल रहे हो। ऑल्सो टेस्ट से ये भी पता चलता है कि कहाँ से क्वेश्चन होते हैं, कौन से होते हैं। हर बार अगेन वो रेलेवेंसी का थोड़ा सा रहता है, हर एक चीज़ रेलेवेंट, क्लैरिटी समझ में आ जाती है, क्लैरिटी समझ में आ जाती है। मतलब हर एक टेस्ट में मतलब इट्स ओके अगर आप 1-2 टेस्ट मिस कर दो, आप बाद में दे देना, बट ये है कि जो टेस्ट हैं वो टॉपिक्स हैं, उनको ध्यान रखो, उसमें से ज़्यादा जो रेलेवेंट है वो पढ़ लो, और जो टेस्ट में जो क्वेश्चन आए हैं उनको देख के उस हिसाब से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगले टॉपिक्स में लिखना चालू कर दो, क्योंकि क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं टेस्ट से। So, just before we wrap this up, any final piece of advice or advices, say top 3 advices that you would want to give to the future aspirants? Okay, so I think first advice is like, this is like a personal advice कि choose your peers wisely. मतलब सारे जो आपको मिल रहे हैं यहाँ पे say legal edge में, तो मतलब ऐसा नहीं है कि सारे ही हेल्पफुल होंगे, तो यू हैव टू चूज़ योर पियर्स वाइसली। जो ऑर्गेनिकली आपकी फ्रेंडशिप्स बन रही हैं और जो आपको समझ में आ रही हैं, उन लोग के साथ आप रहना। लाइक मी पर्सनली मेरे को अच्छे लोग मिल गए बहुत ज़्यादा, लाइक एंड में भी, बट गारंटीड नहीं है सबको मिलेंगे ना। दिल बी लाइक पीपल हु लाई अबाउट देयर स्कोर्स और समथिंग, देयर विल बी पीपल हु डू थिंग्स, बट आपको चूज़ करना पड़ेगा। एक्टिवली आपको देखना पड़ेगा कि किससे आपको बात करनी है, किससे आपको बात नहीं करनी है। ऑल्सो डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, है ना, ओवर कॉन्फिडेंस विल गेट यू, तो यू शुड नेवर लुक डाउन अपॉन योर पियर्स। एंड थर्ड थिंग इज़ एक्टिवली सीक आउट एडवाइस। ठीक है, बहुत सारा एनालाइज करो, एनालाइज सुपरफिशियली नहीं करो, लिखो, ढंग से लिखो और बार बार जाओ लाइक मेंटोर्स के पास। ऑल्सो सिर्फ जाने के लिए नहीं कह रही हूँ मैं कि जाना इंपॉर्टेंट है मेंटोर्स के पास। जब आपने पूरी तरीके से एनालाइज कर लिया और आपको लग रहा है कि यू नीड हेल्प, तो गो, सिर्फ जाने के लिए नहीं जाना है। ऑल्सो लाइक आपका टाइम भी इंपॉर्टेंट है, बार बार आप जाके डिस्कस करोगे, तो लाइक अच्छे से लिखो एंड देन यू गो टू देम। So you have, even in the beginning, you stressed a lot or emphasized a lot on analyzing, and towards the end also it was कि analysis करना बहुत important है. So for someone who might be watching this for the first time or hearing you for the first time, what is and how did you analyze your entire preparation or a particular subject? Like what are key factors that goes into the analysis? Okay, तो I'll tell you about mocks first. Okay. सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस होता है और फिर मैं क्वेश्चन देखती थी। तो सब्जेक्ट में पहले कितने लाइक गलत हुए वो हुए, अब उसका वाई पे ज़्यादा फोकस है कि क्यों गलत हुआ। नाउ इट कैन बी द कॉन्सेप्ट,
जैसे लॉजिकल में मेरे को था कि मैं टेक्निक ही ढंग से अप्लाई नहीं कर रही थी, और द बेस्ट थिंग दैट वर्क फॉर मी वाज अजम्पशन नेगेशन. आपके लिए कुछ और हो सकती है. यू हैव टू मतलब एक्टिवली ट्राई आउट थिंग्स. आई डिड नॉट मेंशन दिस अर्लियर, बट प्लीज़ ट्राई आउट अ लॉट ऑफ टेक्निक्स जो भी आपको मिल रही हैं, और जो आपके सर या मैम जो भी मेंटोर्स हैं जो आपको बता रहे हैं. तो आपको पूरे महीने अगर आपको लग भी जाएँ अलग अलग चीज़ें ट्राई करने में, डू इट. और क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा आपके लिए वर्क क्या कर रहा है बेस्ट. जैसे जो मेरे लिए कर रहा है वो आपके लिए नहीं करेगा. जितना मतलब जिस सीक्वेंस से मैं मॉक अटेम्प्ट कर रही हूँ वो आपके लिए नहीं करेगा. तो सीक्वेंस भी चेंज करना कम्स इनटू मॉक का एनालिसिस. और सब्जेक्ट वाइज जैसे लॉजिकल में अजम्पशन के क्वेश्चन होते हैं, इन्फ्रेंस के क्वेश्चन होते हैं, स्ट्रेंथ एंड वीकन के क्वेश्चन होते हैं. आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके लास्ट 3 से 4 मॉक में किस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा गलत हुए. तो यू विल फाइंड कि मान लो एक अजम्पशन, तो आपका अजम्पशन ख़राब है तो उसका कॉन्सेप्ट रिवाइज करो. इंग्लिश में मान लो आपके वोकैबलरी के हर बार गलत हो रहे हैं, तो मीन्स यू हैव टू वर्क ऑन योर वोकैबलरी. लीगल में मान लो कि आपके करंट लीगल नॉलेज गलत हो रहे हैं, तो यू हैव टू वर्क ऑन करंट लीगल नॉलेज. तो फोकस ऑन वाई, और पर्टिकुलर क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट टाइप भी लिख लो कि क्या गलत हो रहा है. और जीके में तो ऑब्वियसली यही है, आपको रिवाइज करना पड़ेगा, उसमें ज़्यादा गड़बड़ नहीं है. बट हाँ. So all in all, agar the final question, Priya. So how was your overall experience at Legal Edge? Like that's a big answer for that. But Legal Edge, actually, apart from just studying, I discovered my love for law through this institution. क्योंकि आप पढ़ते हो तो आपको और समझ में आता है कि like ये भी है law में and ये भी है. तो I learned that from here. And all, like apart from studying and timetables and mentorship and everything, I found that environment here कि आप ऐसे बात करते हो लोगों से, आप like ऐसे अप्रोच करते हो, कोई आपको accomplish दिख रहा है. तो I learned कि hesitation was a big like trouble for me. वहाँ यहाँ पे जाके मेरी like वो छूट गई कि I can talk to people. अगर मुझे help चाहिए तो I can go out and like talk to mentors and teachers, older people that can help me. And third thing is I did not expect this myself, but I found really really good friends in here who like supported me throughout this. So I like even apart from my preparation aside, like I grew up as a person here. वो 2 साल में थोड़ा सा like लग रहा होगा क्रिंजी या क्लीशे, बट आई डिड. नहीं मतलब interviewed couple of other kids as well, and सबके more or less ऐसे ही थे कि उनको अच्छे friends मिले यहाँ पे. हाँ सर, like So I kind of feel कि it's the good kids that come to us, and because all of you are such lovely nice good kids, तो आपस में भी एक अच्छा bond आप लोग का बन जाता है. So thank you so very much, Priya. Thank you for joining us. And to all the viewers, to all the future aspirants, I hope you got a lot of answers, a lot of clarity. If you were struggling to know and understand how should you approach your preparation, what are the pitfalls that you can avoid going forward, and overall आप किस तरीके से स्ट्रक्चर करो अपने प्रेपरेशंस को. वी सिंसियरली होप कि आपको इस वीडियो से, प्रिया के जर्नी से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा. We'll have more candid conversations with other toppers as well. Stay tuned, and don't forget to like, share and subscribe to this video. We'll see you again. Till then, stay safe. Take care. Bye-bye.